हमारा जो सफर है कि 2024 लोकसभा का रण आज वो पहुंच चुका है महाराजगंज में। महाराजगंज लोकसभा में आज हम आपका स्वागत करते हैं और देखेंगे कि यहाँ के जो हमने तमाम जिलों में तमाम लोकसभाओं में देखा कि किस तरह का वहाँ का माहौल है, क्या वहाँ पे रण की स्थिति है, कौन कौन योद्धा है इस मैदान में। आज हम बात करेंगे महाराजगंज की और यहाँ पे क्या समीकरण है, क्या जाति समीकरण है, कौन कौन से लोग यहाँ पे प्रमुखता से चुनाव मैदान में है और क्या यहाँ पे मोदी की गारंटी चलती है या राहुल अखिलेश का साथ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आपका स्वागत करते हैं महाराजगंज के आनंद नगर से और यहाँ पे जनता और नेताओं से बात करेंगे। उसके पहले हम अपने यहाँ के संवाददाता अभिमुक्त को लाएंगे। अभिमुक्त, क्या माहौल है महाराजगंज का और क्या क्या यहाँ का समीकरण है? देखिए, महाराजगंज चूँकि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है, गोरखपुर जिले से भी सटा हुआ है, तो यहाँ बीजेपी से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी हैं, वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, 9वीं बार मैदान में हैं, 6 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या इस बार जो है लगातार 2 बार वो बीजेपी से सांसद भी हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पिछले विधानसभा में 2 सीटें जीती थी, तो यहाँ से भी कांग्रेस के विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी, उनको जो है इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो 2 प्रत्याशी और बसपा से जो है मौसम आलम है, बसपा जो है मुस्लिम यहाँ से कैंडिडेट हैं। तो अब तीनों में देखना होगा, हालांकि इंडिया गठबंधन और बीजेपी में जो है कुछ समीकरण, क्योंकि अभिमुक्त समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्वांचल की बात करेंगे, प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे मुद्दे अलग होते हैं पर जाति समीकरण होता है। यहाँ का जाति समीकरण क्या है? जी, निश्चित तौर पर बता दें, जाति समीकरण में जो है पिछड़ा वर्ग मतदाता यहाँ ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम समुदाय है, उसके बाद ब्राह्मण मतदाता है। तो कुल मिला के जाति समीकरण भी इस जिले में काफ़ी प्रभावित करता है। हालांकि कैंडिडेट की बात करें तो दोनों कैंडिडेट जो है, चाहे वो इंडिया गठबंधन है या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों जो है पिछड़ी जात से, कुर्मी समाज से आते हैं, तो उनकी भी संख्या जो है पटेल कुर्मी समाज की संख्या जो है काफी ज्यादा है। जाति समीकरण का मेल बैठाने की कोशिश की गई है और अब चलेंगे जनता के बीच में और जनता के पहले यहाँ पे जो नेता हैं, यहाँ के जो लोकल नेता हैं, उनसे जानेंगे कि उनके प्रत्याशियों में या कहें कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या राय है और जो वादे कर रहे हैं, पहले उनके वादों को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सर, अपना नाम बता दें। राजेश जायसवाल, अध्यक्ष नगर पंचायत आनंदनगर। नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हैं आपके यहाँ से, 9 बार यहाँ से जीते हैं, 6 बार जीते हैं, 9 बार लड़े हैं, सॉरी। और विकास की बात होगी क्योंकि उनसे विकास जनता पूछेगी क्या उन्होंने किया है। आप ही बता दें कि क्या किया आपके सांसद ने पिछले 10 सालों में। देखिए, पूरा देश मोदीमय है, मोदी के विकास का डंका पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में बच रहा है। और जहां स्थानीय मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे तो यम्स हमको मिला। यही विपक्ष के लोग कहते थे कि अब कभी फर्टिलाइजर से धुआं नहीं निकलेगा, फर्टिलाइजर से हम लोगों ने धुआं भी निकाला। और जहाँ तक बात कर रहे हैं हम महाराज गोरखपुर की बात कर रहे हैं, नहीं महाराज गोरखपुर सटे नहीं ना, हम आते हैं नहीं, हमको एम्स के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, एम्स के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। यही लोग कहते थे कि फर्टिलाइजर का धुआं नहीं निकलेगा, यहाँ से 35 किलोमीटर है, धुआं हम लोग ने निकाला। और सड़कों का जो जाल है, आपका एक नेशनल हाईवे सोनौली से गोरखपुर था, अभी खस्ता हाल था। आज पूरे महाराजगंज जिले में कहीं चले जाइएगा, रपारप चकाचक सड़क मिलेगा। दूसरी तरफ स्वास्थ्य के बारे में पीपी किट के मॉडल पे मेडिकल कॉलेज देने का काम किए। और दूसरी तरफ हमारे नौजवान साथी पासपोर्ट बनवाना था, गोरखपुर धक्का खाते थे, पासपोर्ट हाउस बनने का काम हुआ, मुख्य डाकघर बनने का काम हुआ। और सबसे बड़ी योजना हम लोग को सपने में सपना देखते थे कभी आनंदनगर घुगली रेलवे लाइन जुटेगी, 1100 करोड़ रुपए का यहाँ परियोजना लागू हो गया। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम हमारे नेता पंकज चौधरी ने काम किया। और यही नहीं, आम आदमी का सपना था, गरीब आदमी का सपना था कि हमको छत मिल जाए, सबको छत देने का काम किया, सबको जला गैस देने का काम किया, सबको सौभाग्य योजना के अंतर्गत रोशनी देने का काम, बिजली देने का काम किया, मुफ्त में राशन देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड के आयुष्मान बीमारी के अनुदान के लिए 5 लाख रुपए अनुदान देने का काम किया, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। और यही हम लोग बिजली के लिए 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात, इधर के लोग जानते भी हैं, ये लोग भी संघर्ष किए थे। हम लोग लाठी भी खाए, मुकदमा भी यहाँ के लोगों को दर्ज हुआ है। हम लोग यही कहते थे 8 घंटा बिजली मिल जाए ठीक है, 4 घंटा दिन 4 घंटा रात मिले। अब तो बिजली कब आती है कब जाती पता नहीं चलता। इसने भीषण गर्मी में कोई नहीं कह सकता है कि बिजली अगर टेक्निकल फॉल्ट न हो
तो बिजली नहीं कट रही है, एकदम चकाचक है। और सुन लीजिए, यही आनंद नगर से आपको बॉम्बे जाना है, रोज ट्रेन है। आप जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हम मौजूदा सांसद से यह कहना चाहते हैं, किसान सम्मान निधि, राशन, रोड सब जनपद में है। उन्होंने अपने मजबूत पे क्या किया है? आप अपना क्वेश्चन पूछे, जवाब देंगे आपके नेता। 8 महीने से पेपर लीक का इंतजार कर रहे हैं यूपीपी का। आज तक लाइब्रेरी में सुबह से जाके शाम तक बैठते हैं, पेपर कब होगा? जब हम पेपर देते हैं पेपर लीक हो जाती है। बताइए क्या हम विकास करें? ठीक है, अब आप बताइए भाई। एक जो नौजवान है वो कह रहा है पेपर लीक हुआ है, वो पढ़ाई कर रहा है, अब वो किसके पास जाए? आप देखिए, पूर्व के सरकारों में पेपर नहीं, पूरा पेपर ही यादव जी के घर चला जाता था। नौजवान कैसे नौकरी पाते थे, हमसे अधिक आप जानते हैं। हमारी माताएं, बहन, बेटियां जब कोई जॉब के लिए निकलता था तो अपना जेवर बेचने की तैयार थी। उनको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख देना रहता था, उसकी व्यवस्था करती थी। और सब नौकरी सफाई इटावा चला जाता है। अब नौजवानों को इतना विश्वास है कि अब जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा नौकरी। और सुन लीजिए, पेपर लीक हो रहा, नहीं पेपर लीक हो रहा है। और आज देखिए, अडानी अंबानी भी भारत के प्रगति में काम कर रहे हैं। उनके और बुलडोजर नहीं, जो पेपर लीक किए उनका बुलडोजर भी चला। देखिए, अब हम चलेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ। आपने सारी चीजें सुनी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित चौबे है, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ठीक, देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने इनके जवाब सुने, एक नौजवान की बात की, इनके सवाल पे इन्होंने शुरुआत की मोदी जी से, ठीक है, और पंकज चौधरी तक पे गए हैं। क्या लगता है एक विपक्ष के तौर पे आप यहाँ पे कैसे इनको डिफेंड करें? सबसे पहले आप जहाँ खड़े हैं, ये आनंद नगर की पहचान फरिंदा शुगर फैक्ट्री चीनी मिल थी। ठीक, अभी 2 दिन पूर्व में इस सूबे के मुख्यमंत्री आए थे। इस फरिंदा विधानसभा में, इस लोकसभा महाराजगंज में हमें ना पाकिस्तान से मतलब है, ना हमें चाइना से मतलब है, हमें शुगर फैक्ट्री से मतलब है। आदरणीय योगी जी एक बार भी नहीं कहे कि हमें जिता देना, मैं शुगर फैक्ट्री चला दूंगा, बस अड्डा बनवा दूंगा, स्वास्थ्य की सेवा अच्छा कर दूंगा। चेयरमैन साहब का एम्स बना, एम्स में जमीन किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया। ठीक, आप चले जाओ, इन्होंने कहा वो फर्टिलाइजर चल रहा है। पहले फर्टिलाइजर चलता था तो पूरा मंडल उस फैक्ट्री से प्रभावित होता था। आज पता भी नहीं चलता है फर्टिलाइजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा, 6 बार के सांसद है, 30 साल से सांसद है, और 30 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे है। 60 साल होता है। 60 साल में यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं, अभी अगर पंकज चौधरी पैदल निकल जाए तो लोग पहचानेंगे पंकज चौधरी है। कहते हैं, देखिए, जो आप मेरी बात समझिए, 9 बार पार्टी ने जिसको विश्वास किया। भाई वो कह रहे पंकज चौधरी निकल जाएंगे, मैं ऐसे नहीं, बारंबार जनता आशीर्वाद दे रही है, बारंबार जनता आशीर्वाद दे रही है, तो उनके कार्यों पे, उनके विचार पे, व्यवहार पे, आचार पे, और इनका जो प्रत्याशी है, ये कह रहे हैं अमित चौबे जी हैं, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ, नहीं दिखते। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन जो प्रत्याशी, नहीं सुनिए सर, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 एक प्रत्याशी तो ठीक है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, और दूसरी प्रत्याशी तो यहाँ के विधायक हैं। कितनी बार फरिंदा का दुख दर्द जाने हैं। एक कोई नगर पंचायत का कोई एक वार्ड बता दे, किसी वार्ड में कोई जाके काम लेता हूँ। आपके तो विधायक यहाँ के कितना काम कर दिया? सबसे पहले भगवान बुद्ध की ननिहाल धरती देवदह है, और महाराजगंज जिले में आपका स्वागत है यहाँ पे। और सिब्बन लाल सक्सेना की धरती कही जाती है महाराजगंज। हम आपका स्वागत करते हैं इस धरती पे। दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि ये हमारे नेता, आप आरटीआई मांग लीजिए। 2 सालों में सबसे ज्यादा गरीब मजलूमों को अपने विधायक निधि से अगर किसी ने दवा का पैसा दिया है, वो बीरेन चौधरी है। और सुन लीजिए, यहाँ से लेके अभी मैं माननीय सांसद जी को, वर्तमान सांसद जी को सुन रहा था। योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे। क्या हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में? आप 2 साल की, मैं तो खुश होता हूं उस चीज से कि 30 साल का डेवलपमेंट आप हमारे विधायक से 2 साल में मांग रहे हैं। कुछ ना कुछ अपेक्षाएं कुछ ज्यादा है हमारे ऊपर। लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है बीरेन चौधरी के ऊपर। सिब्बन लाल सक्सेना, प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी के, मैं ऐसे शर्मिंदा होता हूं, देवदह का नाम नहीं लिया जाता है। आपको पता है पूरे विश्व में 6 कंट्री
6 कंट्री बौद्ध धर्म मानती है और हमारे यहाँ देवोदय है, भगवान बुद्ध का ननिहाल है, उसका नाम बीजेपी वाले नहीं लेते हैं। प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना की धरती कही जाती है। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज महाराजगंज की स्थापना प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना की थी। आज सिब्बन लाल सक्सेना जो चौक बना है महाराजगंज में, मैं बीजेपी के नेताजी से पूछना चाहता हूं, बता दे वो चौक किसने बनवाया था? वो चौक पत्रकारों ने बनवाया और 30 साल से सांसद रहे और अब वर्तमान सांसद ने सिब्बन लाल सक्सेना जी का चौक बनवाने का काम नहीं किया। वो पत्रकारों का बनवाया हुआ चौक है। एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अभी हमारे एक भाई ने कहा पेपर लीक। आप जब भी यहाँ के नेताओं से महाराजगंज की बात करेंगे तो आपको गोल गोल घुमाएंगे, कभी गोरखपुर ले जाएंगे, कभी नोएडा ले जाएंगे, कभी आपको लखनऊ का उपमा देंगे। सर, हम महाराजगंज के लोग हैं, पिछड़े जिले में रहते हैं। आज 30 साल से सचिन तेंदुलकर को 24 साल दिया भारतीय टीम ने, सचिन तेंदुलकर ने भारत को वहां लगा कर दिया। 6 साल ज्यादा दिया है महाराजगंज ने। माननीय सांसद जी को क्या किया उन्होंने? 6 साल ज्यादा दिया सचिन से आपके नेताजी को, पंकज जी को। इस बार क्यों मौका दिया जाए? भाई देखिए, जनता के विश्वास पे सदैव खरा उतरे हैं और ये बड़ी उपलब्धि है। अगर किसी के एक डंडा एक झंडा पे अगर एक पार्टी में विश्वास रख के, जो इनके प्रत्याशी अब बहुत सारे लोग हैं, तमाम डंडा झंडा बदल दिए हैं, लेकिन मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ। पंकज चौधरी पार्टी के कार्यकर्ता नेता है। एक डंडा एक झंडा एक विचारधारा से आज राजनीति कर रहे हैं। और यही नहीं एक डंडा एक झंडा, ठीक है। आप एक झंडे में 2 झंडे हैं। अब आप सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जम्मू कश्मीर में कुर्सी के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किए थे, ठीक। वो महबूबा मुफ्ती जिसने आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया था, और ये एक डंडा झंडा बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पंकज चौधरी आजीवन पूरा जन्म दे दे भाजपा को, लेकिन महाराजगंज की जनता को क्या मिलेगा उससे? यहाँ के नौजवानों को क्या मिलेगा उससे? यहाँ की महिलाओं को क्या मिलेगा? आदरणीय पंकज चौधरी 5 काम बता दे। 60 साल में महाराज 60 साल मौका मिला। जिला पंचायत की कुर्सी, अरे जिला पंचायत की कुर्सी पे 30 साल और 30 साल सांसद। उन्होंने सिर्फ, अभी इनके भतीजे रोहन यादव, आज पूरा खानदान कारवा निकल चुका है। 60 साल जिसके पास सत्ता होगी, 60 साल कांग्रेस, 70 साल कांग्रेस ने राज किया। भारत में सुई नहीं बनता था, परमाणु बम बनाया, भागरा डैम बनाया, एम्स बनाया। किसका दिन है? आज जहां खड़े किसका दिन है? ये सिर्फ सुनिए, ये मंदिर मस्जिद पे एक शेर से बात शुरू करूंगा। मोदी जी आए तो 2014 में, वो इतनी मीठी बातें कर गया। एक शख्स आया गुजरात का, इतनी मीठी बातें कर गया कि मेरा बिस्तर भी चींटियों से भर गया। ये लोग हैं। देखिए, अब नेताओं की बात हुई, पर जनता के मूड में क्या है और महाराजगंज की क्या है राय? एक नौजवान से भी बात करना चाहूंगा। अब महाराजगंज में चाहते हैं कोई भी महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी जीतने जा रहे हैं, निश्चित रूप से जीतने, 10 लाख पार होने जा रहा है। देखिए, आज की सबसे बड़ी समस्या, जितने लोग खड़े हैं इसमें थे 2-1 लोग भी निकल के ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हमको नौकरी मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 30 लाख पदें खाली हैं और राहुल गांधी जी ने कहा है कि उसको भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाए कि 9 साल में क्यों नहीं भरा गया। और एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, युवा पीढ़ी के लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। और जिस रेलवे लाइन की बात अभी हो रही थी, हमने आरटीआई में मंगाया है। इन लोगों ने बयान दिया था कि पीएम गति शक्ति योजना में लगभग 1000 करोड़ मंजूर हो गया है, जबकि आरटीआई में स्पष्ट आया है कि वह रेल परियोजना पीएम गति शक्ति में मंजूर नहीं है। तो और जिस यम्स की बात कर रहे हैं, वह यम्स पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। कोई संस्थान बता दीजिए, आज अगर नेहरू के समय जो संस्थान बने, आज उसको बेचा जा रहा है। भाई बताइए, मिल की बात दौड़ दौड़ कर रहे हैं लोग ने। मिल किसके जमाने में बंद हुआ, कब हुआ? और उसके बाद 2004 में, 2009 में 2 बार कांग्रेस की सरकार आई थी और इनके एमपी जीते थे। यही जगह है, इनके एमपी माननीय हर्षवर्धन सिंह कहते मैं इसी तरीके से 4 बार जीतूं तब भी नहीं है मिल चलवा सकता हूँ। यही की जगह है। नहीं, इसी जगह पर मंच लगा था स्वागत समारोह में, उनके जीतने पे स्वागत समारोह में मंच लगा था। माननीय हर्षवर्धन सिंह जीते थे एमपी कांग्रेस से, और उन्होंने खुले शब्द में कहा था कि इसी तरीके से मैं 4 बार यहाँ जीतूं तब भी ये मिल नहीं चलवा सकता हूँ। अब पूछ लीजिए लोग, ये मंचासीन थे, ये मंचासीन
वैक्सीन थे, पूछ लीजिए। मैं पूछूंगा, एक मिनट। महाराजगंज की जनता राहत रूह की फैक्ट्री मांग रही है, कम से कम हम लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी, राहत रूह की फैक्ट्री तो लगवा दीजिए, हम लोग रोजगार तो पाले। रातरू की फैक्ट्री नहीं, उसके ढक्कन का यहाँ फैक्ट्री लगा दे तभी हुआ है। आज देश में चुनाव हो रहा है और देश में दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है। एनडीए में लगभग 45 दल के लोग हैं और इंडिया गठबंधन में 22-23 दल का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शर्म और लिहाज खो दिए हैं। कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन के लोग अब मुजरा करेंगे। शर्म आती है ऐसी बात ऐसे देश के प्रधानमंत्री को बोलते हुए। आज हमारी बात सुन लीजिए एक बार। देश के दो ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। 10 साल इनकी सरकार हो गई, कोई एजेंडा इनके पास नहीं। कोई एजेंडा अगर है तो बता दिए, इनके पास केवल एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चाइना, केवल देश में लड़ाने की बात करते हैं। हमारी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, एक बार सुन लीजिए पहले। देश में केवल वो बात लड़ाने की करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, व्यवसाय की बात नहीं करते, व्यापारी की बात नहीं करते, केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। एक मिनट हमारी बात पूरी सुन लीजिए। आप बोलिए। हम बोलो। मैं यहाँ का पूर्व चेयरमैन रहा हूँ। अच्छा, मैं विनोद गुप्ता, पूर्व एकदम निश्चित। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने शर्म और लिहाज को बेच दिया है। उनके न मुंह पे लगाम है न जबान पे लगाम रह गया है। एकदम सही कह रहा हूँ, निश्चित रूप से सही कह रहा हूँ। और इस देश की जनता, हमारा एनडीए का जो एजेंडा आया हुआ है, वो कहते थे 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो राशन फ्री दिया। हमारे एजेंडे में मैं 10 किलो देने जा रहा हूँ। हमारे एजेंडे में है कि मैं आपसे पूछूंगा, मैं आप एक सवाल ले लूं, इनसे सवाल ले लूं, एक सवाल कर लूं। अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि आप लोग ने मतलब प्रधानमंत्री जी भी अमर्यादित शब्द का उपयोग करते हैं। आप लोग अगर राम का जिक्र ना करें, हिंदू मुस्लिम का जिक्र ना करें, पाकिस्तान का जिक्र, तो आपके पास मुद्दे ही नहीं है। अच्छा, नेहरू जिन्ना का कौन जिक्र किया, बता दीजिए। देखिए, एक मिनट सुनिए। संविधान बदल देंगे। संविधान क्यों बदला गया आप खुद जानते हैं, हमारे भाई लोग भी जानते हैं। संविधान क्यों बदला गया? 10% सामान्यों को आरक्षण के लिए बदला गया। SC आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए बदला गया। ये नंदू पासवान जी हैं। ये विचारधारा से समाजवादी हैं। जब हमारी सरकार रहती है तो नंदू भैया सबसे तेज चिल्लाते मंच पे। सुन लीजिए, सही है गलत बता दो। देखिए एक मिनट, ये मेरा भाई नंदू भाई वास्तव बता रहे थे। सुन लीजिए नंदू जी, आप अरे भाई, एक सफाई है। अब भाई लोग सपा का गर्दन काटते हैं। एक मिनट, यहाँ जितने लोग होंगे, ठीक, एक मिनट, यहाँ जितने लोग, एक मिनट, 24 को बोलने दीजिए भाई। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं जब से राजनीति किया हूँ समाजवादी पार्टी झंडा उठाया हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा उसी झंडे में जाऊंगा। मेरा सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सोचो देश के सबसे बड़े पद पे है, हमारा लोकतंत्र देश है ना। एक प्रधानमंत्री जाता है, विपक्ष को कहता है कि मुजरा सुन ले, सुनिए, मुजरा सुन ले। ये चेयरमैन साहब के आप भी नहीं कहेंगे ठेकेदार हैं कुछ, आप नहीं कहेंगे। सुनिए, ये जो बोले हैं ये चेयरमैन साहब के सबसे खासम खास काले जी के भाई हैं और इसी सरकार में घोटाले में एसडीएम उनको लेकर तहसील बंद करने का काम किया। इन पर जांच हो रही है। आज हम कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जान लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वैक्सीन पे आप बोलेंगे भी? वैक्सीन के नाम पे बिना जांच कराए 3 महीने के अंदर पूरे देश की व्यक्तिगत पूरे देश की जनता को वैक्सीन लगाने का काम कर दिया और देश की जनता आज आत्महत्या। वैक्सीन का क्या है? वैक्सीन देखिए, अखिलेश सिंह ने वैक्सीन लगवा नहीं लगे, बता दीजिए हमको। मेरे बड़े पिताजी फौज में थे, वो कारगिल के युद्ध लड़े थे। सुने एक बार, वो कारगिल युद्ध लड़े थे। अच्छा, कोरोना में वो बीमार पड़ गए तो दिल्ली में सबसे बड़ा आर्मी का अस्पताल है, ऑक्सीजन के अभाव में मेरे बड़े पिताजी तड़प के मर गए थे। ये सुनिए, ये लाशों के सौदागर है, ये लाशों पे रानी करने वाले अखिलेश यादव, आजम खान, जितने समाजवादी पार्टी के नेता जनता में कैसे थे, टीका नहीं लगवाना है। सबसे पहले 1 मिनट विनोद भैया, सबसे पहले चेयरमैन साहब डिसाइड कर ले बोलेगा कौन उनकी तरफ से।
पहले डिसाइड कर ले फिर बोला जाए। अच्छा आप फिर मैंने कहा व्यक्तिगत नहीं करेंगे, व्यक्तिगत आप आम लोगों से बात पूछूंगा कि यहाँ कुछ लोग हैं, बात करूंगा कि आप भी यहीं से महाराजगंज से हैं? जी फरिंदा से ही है। फरिंदा से जी। यहाँ की मुद्दे क्या है? देखिए राजनीति, देखिए मोदी जी में कोई कमी नहीं है, योगी जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे जो हैं उसमें बहुत सी कमियां हैं। कैंडिडेट को लेकर कमियां हैं। कैंडिडेट हमारे विशेष तौर पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ हम ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। और इस योगी के सेक्टर पे सुरक्षित फैक्टर तो बहुत अच्छा है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है सर, क्योंकि आज हम देश प्रदेश विदेश कहीं भी जा रहे हैं तो मोदी का नाम हो रहा है, योगी का नाम हो रहा है, लेकिन जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उसमें कुछ कमियां रह जा रही हैं। स्थानीय जो कुछ कमियां हैं वो पूरा हो नहीं पा रहा है। रीजन क्या है ये नहीं पता है, लेकिन जी सर। ये देखिए आप और भी लोग हैं यहाँ पे, आप यहाँ के मुद्दे बताइए ना, स्थानीय मुद्दे। नेताओं की आपने सबकी सुनी, आप लोग क्या चाहते हैं? स्थानीय नेता है, जनता क्या चाहती है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा था, यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ लाइट समय से नहीं आता था। जब से 2014 के बाद से गवर्नमेंट आई है तब से लाइट मैंने टाइम से समय से इसका एक निर्धारित हो गया समय कि इस समय लाइट रहेगा। पहले रहता था रात में शेड्यूल है, कभी 2 बजे रात में लाइट आता था, कभी 2-3 बजे। शेड्यूल इतना खराब था। और रोड के मामले में कम से कम अब तो इस गवर्नमेंट में मानते हैं कि बेरोजगारी थोड़ा सा मुद्दा फैला है, लेकिन हर काम बढ़िया से हो रहा है। ठीक है, विकास के मुद्दे जो हैं वो अपने काम कर रहे हैं पर रफ्तार धीमी। ठीक, क्या लगता है यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए? सर यहाँ पर जैसे मुद्दे क्या होने चाहिए? सर यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं आपके बगल में रेलवे स्टेशन पड़ता है। रेलवे स्टेशन के उस पार कम से कम 20 गाँव हैं और उसके बाद से डिग्री कॉलेज है, प्राथमिक इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे माननीय सांसद जी 30 साल से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज तक एक ओवरब्रिज नहीं दे पाए। जब जनता को जाना पड़ता, कितने आदमी ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग कर चुके हैं, बहुत फंसते हैं साहब, क्रॉसिंग में फंसते हैं लोग। देखिए तमाम नेता नगरी आप छोड़िए, किसी पार्टी को छोड़िए, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं वो भी आप भूल जाइए। बतौर एक महाराजगंज के निवासी होने के तौर पे आपको क्या लगता है यहाँ पे और क्या चीज होनी चाहिए 5 साल में? अगर कोई भी जीते, मैं कहता हूँ अखिलेश जी जीते, राहुल जी जीते, मोदी जी जीते, क्योंकि स्थानीय नेता को आप लोग नहीं मानते, मैंने बहुत जगह देखे कि वहाँ पे कैंडिडेट को नहीं माना। बतौर महाराजगंज के निवासी आपको क्या चाहिए अगले 5 साल? देखिए, बतौर महाराजगंज के निवासी और एज ए इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पार्टी से हट के, युवाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता है रोजगार। माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ सांसद जी जो हैं वो 6 टर्म से सांसद हैं और आज देखिए उनकी स्थिति ये है कि उनके पास बताने के लिए जनता में एक वर्ड नहीं है कि उन्होंने 6 टर्म के कार्यकाल में क्या किया है। माननीय जी के परिवार में ही हमको लगता है 25-30 सालों से जिला पंचायत अध्यक्ष की भी कुर्सी उन्हीं के पास है, लेकिन उन्होंने इन 30 सालों में जनता के लिए क्या किया है ये उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कह रहे हैं 6 साल में बहुत काम किए। हम पूछना चाहते हैं, हम सांसद जी से पूछना चाहते हैं, यहाँ का जो बस स्टैंड है, यहाँ जब स्टेशन से 7 बजे अगर उतरेंगे हम लोग तो महाराजगंज जाने के लिए बस स्टैंड नहीं मिलेगा, ना टैक्सी मिलेगा कोई। तो बताइए 30 साल में आज तक सांसद जी नहीं किए तो हम लोग सांसद जी से किस ओर पहुंचे? ठीक है, यहाँ पे दुर्भाग्य है पूर्वांचल का कि यहाँ पे आप जब मुद्दों की बात करेंगे तो यहाँ पे राजनीति हमेशा से फिर से एक बार जातिगत हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाती है, पर मुद्दों की राजनीति नहीं होती। और शायद यही दुर्भाग्य है पूर्वांचल का कि यहाँ पे विकास होने के नाम पे, जातिगत वोट के नाम पे यहाँ के नेता का चुनाव होता है। ये दुर्भाग्य है पूर्वांचल का कि यहाँ पे आप जब मुद्दों की बात करेंगे तो आपके साथ ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसी अपने नेताओं के साथ आएंगे, नेताओं की बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे। जब उनसे पूछेंगे आपके मुद्दे क्या है, कहेंगे उन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया। आप जब बोलेंगे नहीं, आप जब जनता की सवाल नहीं पूछेंगे, अपने मंत्री नेता से सवाल नहीं पूछेंगे तो आप नेता चुनने के भी हकदार नहीं है। आप पूर्वांचल के दुर्भाग्य के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी जनता जिम्मेदार है। और यहाँ तक जब जनता पूछेगी नहीं, जवाब नहीं देगी तो शायद ये दुर्भाग्य हमेशा बना रहेगा। महाराजगंज में हूँ, कौन चुना जाएगा, कौन नहीं चुना जाएगा, किस आधार पर चुना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप अगले सफर में फिर चलेंगे और देखेंगे कि अगले लोकसभा में वहाँ का क्या माहौल है। बहरहाल पूर्वांचल की स्थिति यह है कि यहाँ पे हमेशा से जातीय समीकरण हावी रहता है। शायद महाराजगंज में भी एक बार आपको फिर से जातीय समीकरण ज्यादा दिखे। कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑफ इंडिया, महाराज।